हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने गूगल मीट पे पढ़ा था, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों भिन्न है। सीबीएसई इस टाइप के प्रश्नों को जो है ज़रूर पूछती है कि तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि सड़क परिवहन अच्छा है रेल परिवहन से क्यों। उसके बाद हमने रेलवे नेटवर्क के बारे में बताया था आपको। अब हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन में ही पाइपलाइन परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जो पाइपलाइन परिवहन है इसका महत्व क्या है, ये अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि पाइपलाइन परिवहन के क्या महत्व हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पाइपलाइन परिवहन है, एक बार हमने पाइपलाइन अगर का जाल हमने बिछा दिया तो हमेशा के लिए जो है वो परमानेंट फिक्स हो जाता है। उसमें किसी इंजन और मोटर की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जो है वाटर सप्लाई, लिक्विड पदार्थ जो भी हैं, दूध की पाइपलाइनें, जल की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, है ना। कहीं कहीं तो जो है लौह अयस्क की भी पाइपलाइंस हैं जो करदम रूप में या उसको पिघला करके जो है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको भेज देते हैं। जो भारत में है, बेंगलुरु में कुंद्रेमुखी खान के पास में लौह अयस्क को भी जो है हम क्या करते हैं कि पिघला करके एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस पे भेजते हैं। तो ऐसे ही कच्चा तेल है, कच्चे तेल को भी हम पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही आसानी से हम भेज लेते हैं। अब इसमें जो चीज़ें हैं, पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है कि पाइपलाइन परिवहन से आसानी से लिक्विड पदार्थों को या तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज लेते हैं। पाइपलाइन परिवहन जो है कच्चे तेल के उत्पादन क्षेत्रों से जो परिष्करणशालाएँ हैं, जो तेल शोधनशालाएँ हैं, वहाँ तक हम आसानी से उसको भेजते हैं। अब इसके अंदर जो आंतरिक भागों में जो शोधनशालाएँ जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, है ना, गैस पर आधारित जो उर्वरक कारखाने हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम भेज लेते हैं। अब देश में जो पाइपलाइनें हैं भारत में, उनका जाल जो है 3 प्रमुख जाल हैं। नंबर 1, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो देश की जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन परिवहन है, वो ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। एक शाखा जो है उसकी बरौनी से राजसमंद होकर हल्दिया तक, और दूसरी शाखा जो है वो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दूसरी जो पाइपलाइन है गुजरात में सलाया से बीरमगांव, गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। और इसकी अन्य शाखाएं भी हैं, जो मेन शाखा ये है। गैस पाइपलाइन में हजीरा, गुजरात में हजीरा एक जगह है, हजीरा जो कि गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में है, वो गैस पाइपलाइन वहाँ से हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। इसको HVJ पाइपलाइन कहते हैं, हजीरा विजयनगर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में विजयपुर के रास्ते होकर जो है, यानी कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, विजयपुर के रास्ते होकर के जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर भी हैं। तो ये जो पाइपलाइंस हैं, इस पाइपलाइंस को आप देखेंगे ध्यान से। पाइपलाइन के माध्यम से जो है हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है तरल पदार्थों को आसानी से भेज लेते हैं। अभी पाइपलाइन परिवहन के रूप में जो है
हम देखेंगे इसमें भारत में मैप ऑफ पाइपलाइन परिवहन, लाइन है ना, पाइपलाइन इन इंडिया। तो उसमें आपको जो है इस पे मैप में दिखाई देगा। अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हाँ, अभी स्क्रीन पे आप देखिए, इसमें जो गैस पाइपलाइन है ये है ना, क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन इंडिया। क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन इंडिया यानी यहाँ से सलाया, बीरमगांव है ना, कलोल, अहमदाबाद, मथुरा है ना, होते हुए जो है राजस्थान में जो है गिरी तक जाता है। ये गैस पाइपलाइन है। अब इसके बाद जो पाइपलाइन एक दूसरी जो है, ये गैस पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है। जो गैस पाइपलाइन होगी, ये गैस पाइपलाइन यहाँ से हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर इस तरह से होगी। यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो पाइपलाइन है ये बरौनी है ना से होते हुए, ऐसे गुवाहाटी से होते हुए, ये नुमालीगढ़ होते हुए जो है ये डिगबोई तक गई है। कच्चे तेल की पाइपलाइंस हैं ये। तो इस पाइपलाइन को देखेंगे, आपके किताब के मानचित्र में भी दिया होगा, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, अगला परिवहन है जल परिवहन। जो जल परिवहन है, जल परिवहन के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो जल परिवहन है वो जल परिवहन सस्ता होता है। चूँकि क्या है कि ये बड़े बड़े हैवी लोडेड जो सामान है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए, यानी कि हमारे देश से दूसरे देश में भेजने के लिए जो है ये सहायक होता है जो जल परिवहन है। जल परिवहन एक सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं, स्थूलकाय मतलब बड़ी, जैसे लौह, अयस्क, खनिज पदार्थ जो हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी सहायक होता है। भारत में अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय का मतलब क्या है कि भारत के अंदर नौ संचालन जलमार्ग लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल जो है 3,700 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलता है, और बाकी जो है हम जो है जो आंतरिक जल परिवहन है उसके माध्यम से करते हैं। अब इसमें जो जल परिवहन में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय जल मार्ग, जैसे राष्ट्रीय नेशनल मार्ग हैं जिसको नेशनल हाईवे हम बोलते हैं, वैसे ही जल मार्गों में भी हैं, है ना। जैसे भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, कुछ जलमार्गों को घोषित किया गया है, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 हल्दिया से धुबरी तक, हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच, है ना। दूसरा जो है सादिया से धुबरी तक, और तीसरा जो है केरल के पश्चिमी तटीय नहर के अंदर है। तो ये 3 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। नवगम्य जलमार्ग संख्या 1 इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई याद कर लीजिएगा 1620 किलोमीटर। दूसरा जो है सादिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग है, जो नवगम्य जलमार्ग है। नंबर जलमार्ग संख्या इसको जो है 2 बोलते हैं, 891 किलोमीटर का है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी में है। और केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर एक वेम्बनाड झील है ना, उसके पास में कह रहा है कि कोट्टापुरम से कोम्मान तक, कोट्टापुरम से कोम्मान तक उटक मंडलम तथा चापाकार नहरें जो कि 205 किलोमीटर नवगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसी नहरें हैं, नदियों से काट करके बनाई गई हैं, जिसमें जो है जलमार्ग जो है प्रभावी है। नंबर 1
जलमार्ग के अंदर, अब इसके अंदर जो है 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं बता रहा था। आंतरिक जलमार्गों में गोदावरी, कृष्णा, बराक नदी है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन, डेल्टाई क्षेत्र, बकिंगम नहर, ब्रह्माणी, पूर्वी पश्चिमी नहर तथा दामोदर घाटी नहर निगम आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो है करा विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों द्वारा भी होता है। बंदरगाह का मतलब देश का जो है 95% जो व्यापार है विदेशों से, वो पोर्ट से या बंदरगाह से ही होता है। अब इसमें जो समुद्री पत्तन है भारत की जो है कह रहा है कि 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 181 मध्यम व छोटे पत्तन हैं भारत में। वो प्रमुख बंदरगाह या पत्तन या पोर्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए आगे, कुछ पत्तन जो है विकसित किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात है ना कि औद्योगिक क्षेत्रों तथा खदानों या खाद्यान्न पदार्थों के आयात निर्यात में संचालित होता है। दूसरा एक पत्तन है महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन जो है जिसमें प्राकृतिक तथा खुले विस्तृत सुचारू पोताश्रय। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जो है एक जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। देखिए ध्यान से, जवाहरलाल नेहरू JNL, कहीं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है JLN, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, या इसको बोलते हैं नाहवा सेवा पत्तन। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित ये पत्तन है ना, इसलिए इसका नाम आता है। उसके बाद जो है हम पत्तनों में अगर देखें तो सुविधा संपन्न पत्तनों में लौह अयस्क के निर्यात के लिए मर्मगांव पत्तन जो कि गोवा में महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पर इसका क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र। कर्नाटक में न्यू मंगलूर जो कि कुंद्रेमुख की खानों से निकलने वाले लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। सुदूर दक्षिणी पश्चिमी कोच्चि पत्तन, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है। ऐसे ही नीचे से ही पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। यह प्राकृतिक पोताश्रय है। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, इसकी ड्रेजिंग नहीं की जाती, खुदाई नहीं की जाती है। कुछ पोर्ट और पत्तन ऐसे हैं जैसे चेन्नई है जिसकी हर साल जो है खुदाई करनी पड़ती है, उसकी ड्रेजिंग होती है, दीवार बनाई जाती है, वो कृत्रिम है। लेकिन बाकी सभी जो पश्चिमी घाट पे हैं जो पत्तन वो प्राकृतिक पत्तन है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम और कृत्रिम पत्तन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखिएगा ध्यान से। चेन्नई जो है हमारे देश का क्या है, प्राचीनतम पत्तन है और कृत्रिम पत्तन है। ये बनाया गया है, दीवार बनाई गई है बड़ी सी। व्यापार की मात्रा तथा लदे हुए सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा हुआ गहरा और सुरक्षित पत्तन है जो कि भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट बोलते हैं इसको, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। किसको? विशाखापत्तनम को, है ना। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है ना। कोलकाता जो है एक और नदीय पत्तन है, इसको रिवर राइन पोर्ट भी बोलते हैं, नदीय पत्तन। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद तथा समुद्री पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है ना। यानी कि जो पश्चिम बंगाल का एरिया, कोलकाता का एरिया है, ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट पे जमाव इसके आसपास ज़्यादा हैं, है ना। कोलकाता पत्तन के बढ़ते हुए लोड को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन को विकसित किया गया है।
तो ये हमने अभी आज पढ़ा क्या क्या, हमने अभी देखा इसमें पाइपलाइन परिवहन के महत्व और जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन और बाह्य जल परिवहन के बारे में। बाकी जो है हम कल देखेंगे। धन्यवाद।